नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज मैं आपको रीट लेवल 1 2017 का पेपर सोल्व करवा रहा हूं। तो इसे ध्यान से देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलते हैं अब पेपर की ओर। ये है मनोविज्ञान के 30 प्रश्न। चलते हैं, ऐप सीरीज का पेपर है। अब चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है। लिखावट में कठिनाई शामिल होती है, उसे कहते हैं डिस्ग्राफिया। ऑप्शन सी इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? योगात्मक मूल्यांकन। ए, अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना। शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित। बी, सी है शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन। डी है सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। तो दोस्तों ऑप्शन डी, सत्र के अंत में जो शिक्षार्थी का आकलन होता है ना, अंतिम आकलन, उसे ही योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित माना गया है। प्रश्न नंबर 3, हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं। उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? बुद्धि के फ्रेम बताए हैं हार्वर्ड गार्डनर ने, तो इसमें उसके अनुसार कौन सी बुद्धि शामिल नहीं है? ए, विश्लेषणात्मक बुद्धि। बी, रचनात्मक बुद्धि। सी, प्रकृतिवादी कौशल। डी, व्यवहारिक बुद्धि। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रकृतिवादी कौशल, नेचुरलिस्ट स्किल्स। प्रश्न नंबर 4, हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं। निम्न में से पता लगाए 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, अवधारण गठन में सुविधा, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा, उपयुक्त सभी। दोस्तों ये तीनों विशेषताएं एक से अधिक भाषा बोलते हैं उनमें पाई जाती है उपयुक्त सभी। इसका उत्तर है ऑप्शन डी। 5वां है, एक अध्यापक कक्षा में गतिविधि कर रहा है। ए है, न केवल यह पूछ कर कि क्या हुआ बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों। दोस्तों ये ध्यान रखना, कैसे और क्यों। उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों से यह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। कौन सी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है दोस्तों? तो इसमें है आलोचनात्मक सोच। ऑप्शन बी, आलोचनात्मक सोच। जब भी कैसे और क्यों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका मतलब होता है वो टिप्पणी कर रहा है, वह क्रिटिकल थिंकिंग से सोच रहा है, तुलना कर रहा है, तुलना। तो आलोचनात्मक सोच, इसका उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 6 है, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं? सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं व्यवहार को प्रेरित करती है, तो ये व्यवहार से संबंधित ही होगी। ऑप्शन बी, व्यवहार। प्रश्न नंबर 7 है, समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को खालिस्तान नियमित कक्ष में शिक्षित करना है। कक्ष में उसको कितना समय देना होता है? ऑप्शन ए, सर्वाधिक समय, पूरा समय। ऑप्शन बी, सी है कुछ समय, डी किसी समय नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है पूरा समय। पूरा समय जितना समय दिया गया है उसको बच्चों को देना ही होगा। यह है समावेश का मतलब। प्रश्न नंबर 8 है, एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह का एक उदाहरण, यह किसका उदाहरण है? स्पष्टीकरण से निष्कर्ष, यह है आगमनात्मक तर्क। ऑप्शन ए, ऐसी सोच। दोस्तों पहले बहुत सारा सीखता है, फिर एक निष्कर्ष निकलता है, उसको बोलते आगमनात्मक सोच, आगमनात्मक तर्क, कंसेप्ट मैपिंग। प्रश्न नंबर 9 है,
मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो इड पर आच्छादित रहता है, यह कहलाता है ईगो इड पर आच्छादित रहता है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सुपर ईगो ऑप्शन ए, बी आमोद सिद्धांत, सी द्वंद्व और डी है दबाव। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, दबाव। दबाव बना रहता है, ईगो ईड पर दबाव बनाता है तो इसको दबाव कहते हैं, रिप्रेशन। प्रश्न नंबर 10 है, अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित किया गया। ये तो सीधा याद रखने का प्रश्न है। इसका उत्तर है हेंस आइजेंक। आइजेंक ने अंतर्मुखता बहिर्मुखता का लक्षण प्रतिपादित किया था। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है? ऑप्शन ए, छात्र ए आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और अच्छा करना चाहता है। बी, सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। सी, छात्र से वह क्या पूरा करना चाहता है पर अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छा है। डी, छात्र द कड़ी मेहनत करती है, उसके शैक्षिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है। तो दोस्तों इसमें क्या है, भावना का कोई महत्व नहीं है। इसमें है बालक अगर सक्रिय होगा तो गणित में अच्छा करने की कोशिश करेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करेगा, काफ़ी प्रयास करेगा और उच्चतम अंक प्राप्त करेगा। तो ऑप्शन बी इसका उत्तर है, सर्वोत्तम उदाहरण इसका यही है। प्रश्न नंबर 12 है, यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है? तो आंतरिक प्रेरणा अपने आप में एक अंत होगी दोस्तों, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 13 है, एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है। इसे बोलते दिमागी आरोग्यता, मेंटल हाइजीन, क्योंकि वह दिमाग के रूप से ही मेंटल एबिलिटी के तौर पर ही वह नियम, कानून और सिद्धांत बना सकता है और स्वयं और वातावरण के बीच में समायोजन की स्थिति बना सकता है। प्रश्न नंबर 14 है, एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के बारे में अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल करता है। तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल कब कर देता है, कैसे व्यवहार में? तो इसमें दोस्तों होगा रेशनलाइजेशन, ऑप्शन बी परिमेयीकरण। ऑप्शन बी इसका उत्तर है। 15वां है, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। संगठनात्मक स्थापना बालकों के द्वारा की जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? सामाजिक कारक बोलते हैं, क्रियात्मक कारक बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक कारक या अन्य कारक? तो दोस्तों इसको बोलते हैं सामाजिक कारक, क्योंकि वह क्लास में बैठता है तो सामाजिक रूप से सभी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बातें करते हैं और अपने अनुसार स्कूल की संगठनात्मक स्थापना करते हैं, इसीलिए सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर इसका उत्तर होगा, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है? समायोजन को क्या बढ़ावा देता है दोस्तों? ऑप्शन है तीव्र उत्सुकता, बी अपराध का जुनूनी विचार, सी बीमारी का डर। तो ये तीनों नहीं है, ऑप्शन डी न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। चिंता से मुक्त जो व्यक्ति होगा वही समायोजन को बढ़ावा दे सकता है और जिसको भय नहीं है, न्यूरोटिक रूप से वह संतुलन बनाए हुए है, वही समायोजन को बढ़ा दे सकता है। प्रश्न नंबर 17 है, एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। एक निबंध लिखने के लिए कहा आपने। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण से कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए विश्लेषण, ऑप्शन बी संप्रयोग, ऑप्शन सी समझ, ऑप्शन डी ज्ञान। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी संप्रयोग। प्रयोग एप्लीकेशन करके ही उसको दूसरी जगह अपनाते हुए। मान लो बालक है, बालक ने सब कुछ समझ लिया और उसको दूसरी जगह उपयोग कर रहा है उस चीज़ का, तो संप्रयोग कर रहा है, एप्लीकेशन कर रहा है, उसको दूसरी जगह इस्तेमाल कर रहा है। ज्ञान तो पहले बना हुआ है, समझ बन गई, समझ बनने के बाद में उसे संप्रयोग एप्लीकेशन दूसरी जगह उसको प्रयोग करेगा, इसीलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी संप्रयोग। प्रश्न नंबर 18 है, शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व,
कक्षा के व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित की। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों, आपने छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा के बारे में जानकारी एकत्रित की है, लिखित रूप से नहीं की है दोस्तों, जानकारी एकत्रित की है। तो ये क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए आकलन, ऑप्शन बी मापन, ऑप्शन सी मूल्यांकन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए आकलन। आपने जानकारी एकत्रित की है घूमकर, तो उसे आकलन ही कहते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, कौन सा प्रक्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है? तो दोस्तों इसका उत्तर, इसमें बोनस मिला है दोस्तों, BONES, इसमें बोनस दिया गया है, तो इसको भी ध्यान से देख ले। ब्लूम का वर्गीकरण, ब्लूम के वर्गीकरण में इसमें मनोप्रेरणा भी है, क्रियात्मक भी है, संज्ञानात्मक भी है, भावात्मक भी है, सभी रूप से सम्मिलित है इसमें, इसलिए इसको बोनस दिया गया है। तो इसको ध्यान से देखें, इसको ब्लूम के वर्गीकरण को ध्यान से पढ़ ले एक बार। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? मार्गदर्शक सिद्धांत NCF 2005 के दोस्तों आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए स्कूल से बाहर के जीवन को जोड़ना, सही है। ऑप्शन बी परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा के जीवन में एकीकृत करना, यह भी बिल्कुल सही है। अधिगम को रटना विधि को सुविधाजनक बनाना, रटना विधि, जैसे ही रटना आ गया, ये बिल्कुल गलत है होगा दोस्तों, ऑप्शन सी ही इसका आंसर होगा। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने के बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्यचर्या प्रदान करना, यह भी सही है। प्रश्न नंबर 21 है, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है, धीरे धीरे वृद्धि में विकास के रूप में बच्चा अंगूठों का उपयोग वस्तु उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति है, पहले वह पूरी हथेली का करेगा, फिर अंगुलियों का, फिर अंगूठे का, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? प्रश्न नंबर 21 में ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रगति और व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति, दोनों ही ऑप्शन को सही माना गया था, दोनों ही ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 22, बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? ऑप्शन ए अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित, बी एक एकीकृत एवं समग्र प्रकार में विकसित, ऑप्शन सी आंशिक रूप से विकसित, ऑप्शन डी बेतरतीब ढंग से विकसित। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो वैसे ही गलत हो गई। अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित करना, वैसे ही गलत है, स्वतंत्र रूप से विकसित नहीं होते हैं। एकीकृत तो समग्र प्रकार में विकसित होते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन प्रश्न नंबर 23, एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगी, यह बयान के महत्व पर जोर देता है। कैसे बयान पर? जो बच्चा पहले मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, वह बाद की उम्र में कैसी रहेगी, मतलब आगे पहले ही दर्शा दिया गया है कि कैसी रहेगी, तो ये किस पर निर्भर करता है दोस्तों? ऑप्शन ए प्रारंभिक अनुभव, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी आनुवंशिकता, ऑप्शन डी आनुवंशिकता तथा वातावरण। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सीधा सीधा है ऑप्शन सी आनुवंशिकता। आनुवंशिकता पर ही आधारित अपन पहले ही घोषणा कर सकते हैं, पहले ही बता सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 24, अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें भी बोनस दिया गया था, उपयोग अनुपयोग, श्रम में भी उपयोग अनुपयोग होता है और प्रभाव में भी उपयोग अनुपयोग होता है, तो दोनों है इसमें, तो इसमें भी बोनस दिया गया था दोस्तों, इसको भी ध्यान से देख ले 24वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 25 है, पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता है, तो इस समृद्धि को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? विलोपन, बिना शर्त प्रोत्साहन, अनुकूलित उत्तेजना, तत्परता। तो दोस्तों इसका सीधा सा आंसर है कि ऑप्शन सी अनुकूलित उत्तेजना। उत्तेजना होती है, उसे अनुकूलित हो जाता है, वह कदमों से उसको पता चल जाता है कि जो प्रशिक्षक आ रहा है वो अपने लिए खाना लेकर आ रहा है या खाना देगा, इसलिए अनुकूलित उत्तेजना पावलोव के सिद्धांत के बारे में आपको मैंने पढ़ाया भी था, तो इसको ध्यान से देख लें। प्रश्न नंबर 26, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर
प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच में जो अंतःक्रिया होती है उससे विकसित होती है। यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। कौन सी सिद्धांत होती है दोस्तों? बच्चे और वातावरण के बारे में एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने विशेष तौर पर जोर दिया है, वो है जीन पियाजे। संज्ञानात्मक सिद्धांत के माध्यम से पूरा बच्चे और वातावरण के बारे में समझाया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 27, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए, पियाजे का सिद्धांत है पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है, जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? पुराने और नए के बीच धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन जो होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है, उत्तर है ऑप्शन सी, संतुलन, इक्विलिब्रियम। दोनों के बीच, नए और पुराने के बीच में, अनुभव, धारणा और अनुभव दोनों के बीच में एक संतुलन बना रहता है, इक्विलिब्रियम बना रहता है। बीच में तुलना का एक केंद्र होता है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। 28, प्रश्न नंबर 28, निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? उपयोग करने की सावधानी नहीं है, तो इसको भी ध्यान से देखिए दोस्तों। ऑप्शन ए, आईक्यू स्कोर के आधार पर अनुचित, रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना, नकारात्मक उम्मीदों से बचना। बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है। क्षमता के मुख्य एवं एकमात्र विशेषताओं के रूप में आईक्यू परीक्षणों का उपयोग नहीं करना। एक समग्र आईक्यू स्कोर की सार्थकता के व्याख्या में सावधान रहना। इसका उत्तर ऑप्शन बी ही होगा। बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है। प्रश्न नंबर 29 है, एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। 8 चरण एरिक्सन के अनुसार। कक्षा 1 कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास विकास की किस तरह से मेल खाता है? इसमें कहा गया है कि कक्षा 3 का बालक है और 9 साल के बच्चे जितना कार्य कर लेता है तो वो कौन सी श्रेणी में आएगा, कौन से चरण में आएगा? तो ये आएगा ऑप्शन बी, परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वरियस वर्सेज इंफीरियरिटी। प्रश्न नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के लिए क्या सत्य नहीं है? मानकीकृत परीक्षण है, छात्र स्कोर की तुलना इसके साथ तुलना करके की जाती है कि अन्य कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, सही है। कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित होता है, बिल्कुल होता है। छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है, छात्र की स्थापित मानदंडों से तुलना नहीं की जाती है इसमें दोस्तों।